हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। जैसा आपको पता है कि हम लोग एसटी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी कंटिन्यूशन में आज का जो एसटी का सेशन रखा गया एसटी नंबर 87 है, जैसा आपको उसका लिंक मिल गया होगा। और इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड नेफेरियस। देखिए इसमें नेफेरियस में यहाँ पर एस ऐड होगा, वर्ड होता है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है, ख़राब होता है, बुरे व्यक्ति के लिए नेफेरियस वर्ड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अगर सिनोनिम आप देखें तो एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित नहीं होगा, रिगरस का मतलब होता है आक्रामक नहीं होगा, जो कठोर होता है, रिगरस मतलब कठोर। बिनाइन का मतलब होता है शुभ, पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विकेट। विकेट का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, मक्कार, या जो बुरा या बदनाम होता है उसके लिए विकेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो नेफेरियस का सिनोनिम हो जाएगा विकेट। जैसे ना ही इज़ अ नेफेरियस पर्सन, वही बहुत ही बुरा या मक्कार इंसान है, तो उसके लिए आएगा नेफेरियस। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंस्यूलर। देखिए भाई, इंस्यूलर का मतलब होता है जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, यानी इंस्यूलर का मतलब हुआ संकीर्ण, यानी छोटी सोच रखने वाला, यानी कि जिसको आप क्या सकते हैं तुच्छ, ये छोटी सोच रखने वाला, संकीर्ण कहते हैं हिंदी में। अब इसका अपोजिट चाहिए, नैरो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा नहीं होगा। पैरोकियल भी इसका सिनोनिम में नहीं होगा। आइसोलेटेड, अलग थलग इंसान नहीं होगा। इसमें कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज करिएगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, यानी उसका जो सोचने का नजरिया होता है बहुत ही ब्रॉड या विस्तृत होता है। तो इसको आप कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड, और इसको कह सकते हैं नैरो माइंडेड। ओके, नाउ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बड़ा आसान है। इसमें देखिए, इसमें सी सिंगल है, ये गलत हो गया। इसमें सी और एम दोनों सिंगल है, ये भी गलत हो गया। यहाँ डबल सी है लेकिन एम सिंगल है, इसलिए गलत हो गया। डबल सी डबल एम, ये वर्ड करेक्ट है स्पेलिंग वाला। एकोमोडेट का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, व्यवस्थित कर लेना। एकोमोडेट करना, किसी जगह पर, स्थान पर अपने आप को समायोजित कर लेना, एकोमोडेशन या एकोमोडेट कहलाता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें आपको 4 to 6 क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करनी है। कॉमन एरर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो एरर। अब देखिए इसमें माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त की एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। अब प्रॉब्लम ए पार्ट में है, क्या गलती है देखिए, यहां पर लिखा हुआ है जॉब, और जॉब से पहले इन्होंने एक एडजेक्टिव यूज किया है एक्चुअल, जबकि ये एक्चुअल नहीं होगा, यहां पर होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट जॉब, नहीं समझे, क्योंकि एक्चुअल मतलब वास्तविक होता है, और आप ये बता रहे हैं कि जो वर्तमान में आपके दोस्त की जॉब है, माई फ्रेंड्स प्रेजेंट जॉब इन्वॉल्व्स, यानी वर्तमान में वो जो जॉब है उसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पावर्स होती हैं जिसके पास शासन करने की, प्रशासन करने की, वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें ए टिक करिएगा। प्रॉब्लम है इस एक्चुअल की जगह प्रेजेंट जॉब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टूडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स। द स्टूडेंट रिफ्यूज, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्यूज के बाद टू है, और दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू आता है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अब चूंकि यहाँ स्टूडेंट लिखा था तो यहाँ देयर भी आएगा। आप देखिए 5 वाले क्वेश्चन में डी आंसर टिक करिएगा, इसमें नो एरर है, यानी इसमें कोई गलती नहीं दी गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर येट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये सेंटेंस का पार्ट सही है। टू गिव यू द एक्यूरेट डेट, अब देखो यहाँ पर ये शब्द आया है एक्यूरेट, प्रॉब्लम इसी में है, समझिएगा। जब आप बात करते हैं डेट की, तो डेट वो है, वो एक्यूरेट नहीं होती है। डेट के लिए हम एग्जैक्ट वर्ड, एक्यूरेट जो होता है वो क्वांटिटी होता है, जब आप उसकी बात करते हैं तो वो एक्यूरेट हो जाता है, एक्यूरेसी। लेकिन चूंकि यहाँ पर डेट एक संख्या की बात हो रही है, तो संख्या के लिए हम एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इसमें किसमें, एक्यूरेट। ठीक है, चलिए
4, 5, 6 एरर क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फट से। लिखा हुआ है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है भाई। एक बार पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। लिखा है आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड। तो इसमें दो सेंटेंस हैं, इंतजार किया द ट्रेन अराइव्ड। तो हिंदी में भी आप देखिए, तो अगर आप इंतजार करते हैं कब तक, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है, तो जब तक नहीं, इसके लिए एज नहीं आता, सेंस नहीं आता है, आफ्टर भी नहीं आता, क्या आता है, ये अनटिल लिखा है, यहाँ एफ करेक्ट कर देंगे अनटिल, क्योंकि अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और ये टाइम के कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो जब तक ट्रेन नहीं आई इन्होंने वहां पर इंतजार किया, तो आई वेटेड अनटिल द ट्रेन अराइव्ड, मैंने इंतजार किया जब तक ट्रेन नहीं पहुंची। चलो, ही लव्स यू डैश देन मी। अब देखिए यहाँ पर देन आ गया भाई, हाँ, और आपको पता है कि देन अगर सेंटेंस में आएगा तो इसका मतलब होगा ये कंपैरिजन किया गया है, यानी कंपैरिजन का मतलब एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री चाहिए आपको, कंपैरेटिव डिग्री। अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री में नियरर भी है, क्लोजर भी है, हायर भी है, लेकिन ही लव्स यू, ही लव्स यू क्या होगा, क्लोजर नहीं, हायर नहीं, नियरर भी नहीं, क्या होगा, मोर। सिंपल आंसर है मोर देन, ये इसका आंसर, बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मोर लिखेंगे, ठीक। द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मेन टू। अब ये एक फ्रेज है, हाँ। अब इसमें जैसे ये स्क्वाड्रन लीडर है यानी कि अब ये आर्मी की बात हो रही है, तो उसने अपने जो मैन मतलब सैनिक हैं उनसे क्या कहा है, टू फॉल इन इमीडिएटली। यहाँ एक शब्द आया है इमीडिएटली, इसका मतलब होता है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब आप अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लें, यानी आप अपनी पोजीशन को ले लें। तो स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मेन टू फॉल इन इमीडिएटली। फॉल इन का मतलब चाहे तो आप इसको लिख लिए, टू टेक पोजीशन। जैसे सैनिक हैं, युद्ध जब होता है तो उनको एक जगह तैनात किया जाता है। तैनात करने का मतलब होता है उनसे कहा जाता है कि आप अपनी अपनी पोजीशन बना लें, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फॉल इन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्वेश्चन देखिए 10 to 12। इसमें आपको बताना है इडियम्स एंड फ्रेज। पहला है इसमें पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स, बताओ भाई क्या हो सकता है इसका मीनिंग। 4 ऑप्शंस हैं, पढ़ देते हैं। पहला लिखा है वेंट आउट ऑफ बिजनेस, फिर एक्सपीरियंस अ डाउनसाइड, सोल्ड ऑफ एसेट्स या चेंज ओनरशिप। देखिए पुट अप शटर्स का मतलब होता है दुकान बंद कर देना, वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। पुट अप द शटर मीन्स होता है दुकान बंद कर देना। इसका मतलब जो आप धंधा बिजनेस कर रहे हैं उस काम को करना बंद कर देना। ए ऑप्शन में लिखा है वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस से बाहर चले जाना, यानी काम, वो जो काम आप कर रहे थे उसको बंद कर देना, ठीक। ये बड़ा आसान है। ए ड्रॉप इन अ बकेट। बकेट मीन्स बाल्टी, और उसमें एक अगर बूंद आप देते तो जिसे हिंदी में आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, वही वाला है। एज मच एज पॉसिबल नहीं होगा, हैंडसम अमाउंट भी नहीं होगा, नथिंग एट ऑल भी नहीं होगा, इसमें होगा वेरी सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी उतनी मात्रा जिसकी कोई औचित्य नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन, ठीक भाई। चलिए फट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और फ्रेज है जिसका मीनिंग आपको दिखना है, ड्रॉ अ ब्लैंक लिखा है। क्या लिखा है, ड्रॉ अ ब्लैंक। ब्लैंक मीन्स क्या होता है, ब्लैंक मतलब सादा, जैसे कहते हैं ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो तो ब्लैंक मीन्स होता है सादा, यानी कि पेंट समथिंग नहीं, गलत हो जाएगा। ऑब्लाइज समथिंग नहीं होगा, समवन नहीं होगा, टीच समवन नहीं होगा, फाइंड नो फेवर। इसका मतलब फाइंड नो फेवर मतलब आपने किसी से कोई काम करने के लिए कहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई फेवर नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं ड्रॉ ब्लैंक, फाइंड नो फेवर। 12 का भी आंसर टिक कर दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलिए भाई फटाफट करते हैं। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, बड़ा आसान है। एक व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन में एकदम नया होता है, नौसिखिया। एक्सपर्ट कहेंगे नहीं कहेंगे, कोच कहेंगे नहीं कहेंगे, ट्यूटर भी नहीं होगा, उसे नोविस कहते हैं। नोविस का मतलब होता है द पर्सन हु इज न्यू, बिगिनर, लर्नर कह सकते हैं, सीखने वाला, नया नया सीखने वाला। 14 बताइए, दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब ज्ञान, यानी कि एक व्यक्ति जिसको
पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एरुडिशन, यानी विद्वता की प्राप्ति। एरुडाइट मतलब इसका जो नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एरुडाइट होता है। एरुडाइट का मतलब नॉलेजेबल पर्सन, विद्वान जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर एरुडिशन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th, अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज से अलगाव कर देना, हटा देना, अलग कर देना। देखते हैं कौन सा होगा। यूफोरिया उल्लास नहीं होगा, एक्सटेसी परम आनंद नहीं होगा, कम्युनियन जुड़ना नहीं होगा। इसमें देखिए एलियनेशन लिखा है। आपको पता है एलियन एक वर्ड होता है, क्या? एलियन। एलियन का मतलब जो इस दुनिया का नहीं है, यानी कि जो अलग दुनिया से आया है। तो एलियनेशन का मतलब भी होगा अलग कर देना या हटा देना। सही है, चलो फटाफट आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में। इसमें क्या करना है, इसमें इंप्रूवमेंट की बात है। चलिए, एनीवन विशिंग टू एनरोल इन द प्रोग्राम शुड सेंड इन देयर एप्लीकेशंस बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। देखो अंडरलाइन किया है सेंड इन देयर। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस है, हाँ एप्लीकेशंस होता है नाउन, ठीक। अब अगर यहाँ नाउन लिखा है तो नाउन से पहले हमें चाहिए होगा एक एडजेक्टिव। क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देयर। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा ये वर्ड, सेंड इन देयर एप्लीकेशंस, THEIR। क्योंकि देयर आपको पता है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। डू यू माइंड मी लीविंग दिस पेमेंट अंटिल नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर देखिए भाई, मी को रिप्लेस करना है, किससे करेंगे? देखिए एक आई है, एक माई है, एक माइन है। क्या हो सकता है? सोचिए। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है लीविंग, LEAVING, आपको पता होना चाहिए कि जब आप वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंट की तरह काम करता है। ओके, और ग्रामर का एक रूल है कि जेरेंट से पहले जो भी केस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा? पॉजिटिव, और वो भी पॉजिटिव का एडजेक्टिव। क्या? अब आई का अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव देखेंगे तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस, नहीं होगा। माइन पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा माई। ओके, तो यहाँ मी की जगह आपको लिखना पड़ेगा माई लिविंग। क्या? माई लिविंग। ये दोनों क्वेश्चंस आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव पर बेस्ड थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। As you grow older, you will find that all difficulties may be overcome by patience। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो these all में है, क्योंकि यहाँ पर all पहले आएगा, these बाद में है। इसका रीजन ये है कि all के बाद these लिखा है। तो अब आप ये देखिए all these किस ऑप्शन में है? पहला में नहीं है, इसमें नहीं, दो में है। अब यहाँ पढ़ते हैं all these difficulties may overcome through patience। इसमें क्या है? All these difficulties may be overcome with patience। ओके, अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक जगह लिखा हुआ है थ्रू पेशेंस, थ्रू पेशेंस, और एक जगह लिखा हुआ है विद पेशेंस। देखिए जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो वहां पर एक चीज बताई जाती है, अगर बाई लिखा है तो बाई के बाद क्या आएगा? बाई के बाद एजेंट आता है, यानी कि काम को करने वाला, जिसको आप डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। और अगर विद लिखा होता है विद, तो विद के बाद कोई ना कोई टूल या हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर पेशेंस को भी एक गुण की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ विद इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन सी टिक करिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। सीता, नेक्स्ट है, सीता did not so far as blink when she heard she had won the scholarship। ठीक, चलो इसको भी करते हैं, बताते हैं कैसे होगा इसमें आपका। सीता डिड नॉट सो फार एज। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है सो फार एज, और इसी को रिप्लेस करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है सो मच एज, अच्छा फिर है एज फार एज नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो एज वाला सेंटेंस नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, इसीलिए दो ऑप्शन कट गए। अब आप देखिए
सो फार एज और सो मच एज में कौन सा सही होगा? यहां पर होगा सो मच एज, सो मच एज, क्योंकि फार, सो फार एज का मतलब होता है अब तक, ये गलत है। एज मच एज या सो मच एज हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, कहाँ गया? सीता डिड नॉट, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो सो के साथ एज यूज करिए, सो मच एज, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन। 20th नंबर पे है, व्हेन द आर्किटेक्ट वॉन अ प्राइज इन द प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिज यूनिवर्सलिटी। ये कोई इंग्लिश नहीं होती है भाई आप यहाँ पर देखिए, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी तो उसकी होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो कितना लंबे समय तक टिका रह सकता है, उसको कहते हैं ड्यूरेबल। यहाँ पर बात हो रही है आर्किटेक्ट विद द प्राइज राइटिंग, प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उसके अंदर जो टैलेंट है डिफरेंट, जिसको आप कहते हैं वर्सटैलिटी। यानी यहाँ पर देखो एक आर्किटेक्ट है और वो प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन जीत रहा है, यानी उसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है, यानी कि कई सारे टैलेंट हैं, यानी वो आर्किटेक्ट है, यानी मकानों के नक्शे भी बना सकता है, और प्ले राइट यानी कि उसके अंदर लिखने की भी कला है। तो ऐसे इंसान को जिसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है उसको वर्सटाइल कहते हैं, तो यहाँ वर्सटैलिटी होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैसेज पर बेस्ड है, सो प्लीज रीड दिस पैसेज। 10 सेकेंड के समय है, एक बार जल्दी से पैसेज को रीड कर लीजिए। चलिए मेरे साथ पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। सेंटेंस है, पैसेज शुरुआत हो रही है अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स द कैपेसिटी टू सी अ कॉफी पॉट एंड हियर द बर्ड्स sing in one's way and not the way one was taught. It may be assumed on good grounds that seeing and hearing have a different quality for infants than for grown-ups, and that they are more aesthetic and less intellectual in the first years of life. A little boy sees, देखिए इसमें कुछ वर्ड में ऐड उनको अंडरलाइन कर दूँ। एक तो ये एस्थेटिक देखिएगा, सीइंग एंड हियरिंग है, मैं इसलिए करूँ क्योंकि अभी आप आंसर करेंगे तो इन सब का यूज होगा उसमें। एंड लेस इंटेलेक्चुअल इन फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। A little boy sees and hears birds with delight. Then the good father comes along and feels he should share the experience. यहाँ पर good father है और यहाँ पर share, ठीक, and help his son develop, ठीक। He says, वो कहता है that's a jay and that is, this is a sparrow. The moment a little boy is concerned with which is a jay and which is a sparrow, he can no longer see the birds or hear them sing. He has to see and hear them the way his father wants him to. Father has good reasons on his side, since few people can afford to go through life listening to the birds sing. Sooner the little boy starts his education, the better may be he will an ornithologist when he grows up. Okay. अब देखिए इसमें जो पैसेज है इसमें एक लड़का और उसके पिताजी की बात हो रही है कि किस तरीके से जब शुरुआत के दौर में छोटा बच्चा होता है तो वो जो आसपास की घटनाएं हो रही होती हैं उससे वो ज़्यादा सीखता है, और वो इंटेलेक्चुअल यानी उसकी जो बुद्धि होती है वो उतना काम नहीं करती जितना आसपास की हो रही घटनाएं उस पर असर डालती है। और इस पर अगर एक अच्छा पिता है तो वो उनको समझाता है अपने बच्चों को कि ये देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने उससे, यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलप, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय अवेयरनेस। इसमें अवेयरनेस से क्या मतलब है राइटर का? The capacity to see as one is taught, the capacity to see and hear things in one's own way, the ability to see and in the present, the ability to see and hear things as other people do. देखो भाई फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है in one's own way। देखिए किसी में है सर, ये देखो बी ऑप्शन में one's own way, बड़ा आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसेज में जो भी लिखा है वो आपका मेरा नहीं है, वो एक राइटर का है। तो राइटर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो आइडियाज और थॉट्स हैं, आपको उसी के साथ आंसर करना होगा। तो ए नहीं होगा, बी आंसर होगा 21st। ठीक है भाई। 22nd क्वेश्चन देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन परसीव थिंग्स अराउंड देम। अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था परसीव। परसीव बना है शब्द परसेप्शन से, यानी आप देखिए कई सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ साथ मतलब एक ही साथ होते हैं, लेकिन वो हो रही घटनाओं को, जो उनके आसपास चीज़ें घटित हो रही होती हैं, हर एक का अपना अलग परसेप्शन होता है। इसका मतलब होता है सीखना। तो हाउ डू चिल्ड्रन परसीव थिंग्स,
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पैसेज जाएंगे तो इसमें एक वर्ड यूज किया था एस्थेटिक, ये देखिए है। तो यहाँ पर आंसर देखिए बड़ा आसान है, एस्थेटिक। कोई इमोशंस नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई मॉरल नहीं है। पैसेज में बात हो रही है एस्थेटिकली, यानी स्वतः देख करके चीजों को समझने की, तो यहाँ पर ये वर्ड एकदम फिट बैठ रहा है, एस्थेटिकली। 23 देखते हैं, व्हाट वुड द गुड फादर डू? एक अच्छा पिता क्या करता है, क्या कर सकता है? He would teach his son the way of the world. अच्छा, he should share his and feel his own son's experience. या he would share his experiences and help his son develop. यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था कि गुड फादर है, ये शेयर करता है, और जब शेयर करता है तो उसका बच्चा सीखता है। तो देखो ये लाइन कहाँ है? He would share his experiences and help his son develop. This is the answer. आप अगर पैसेज को जो छोटी छोटी चीजें उसको मार्क कर लें तो आंसर आपको फट से तुरंत मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक, 24 देखिए, व्हाट डज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी? ये तो बड़ा आसान है। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो चिड़ियों का अध्ययन करता है। तो ये तो रखना है, मतलब समझना है आपको कि ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओके, नाउ फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन। द पैसेज इंप्लाइज दैट व्हेन द बॉय स्टार्ट्स हिज एजुकेशन ही विल, यानी कि जब एक बच्चा, यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट करेगा, he will have more aesthetic outlook, he will be able to identify a jay and a sparrow, see and hear the bird song with delight, have a more intellectual outlook। क्यों भाई? बताओ। इसमें चूंकि जब वो एजुकेशन प्राप्त करेगा, मे बी ही विल बी एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगर वो ऑर्निथोलॉजिस्ट व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा होगा तो इस प्रोफेशन में जाएगा, तो जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है वो क्या करता है? सी एंड हियर द बर्ड सॉन्ग विद डिलाइट, या हैव अ मोर एस्थेटिक आउटलुक। आंसर करिए। इसमें दो में से कोई एक होगा, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो बर्ड को लेकर के है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट वाला अगर आंसर करेंगे तो बर्ड पर होगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो शायद ऑर्निथोलॉजिस्ट तो बनेगा, सही है, लेकिन जो उसकी नॉलेज होगी वो इंटेलेक्चुअल आउटलुक होगा। यानी वो सीख कर बचपन में उसने जो सीखा होगा अपने आसपास की घटनाओं से, और वो जो अप्लाई करेगा तो उसमें जो नॉलेज होगी उसका इंटेलेक्चुअल नॉलेज होगा, खाली बर्ड्स वाली नहीं होगी। ठीक है भाई, तो 25 का डी ऑप्शन टिक कर लिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था वो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही नेक्स्ट सेशन पे हम लोग आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू।